ये फोटो आपकी स्क्रीन पे जिसमें दिखाई दे रहा है आपको कि लेफ्ट हैंड साइड पे आंटी जी बैठे हैं, बेचारे बुजुर्ग बहुत उदास हैं। किसी ने इन पे झूठा चोरी का केस लगा दिया है और बहुत सारी जनता बैठी है जिनके ऊपर कोई ना कोई झूठे आरोप लग गए हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा और ये घबराए हुए हैं क्योंकि पीछे बड़ा बड़ा लिखा है हाई कॉस्ट ऑफ जस्टिस। न्याय बहुत महंगा है, वकील की फीस बहुत ज़्यादा है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अब क्या करें? इन्होंने हमारे चैनल पे आके देखा स्टडी विद हेमंत की वीडियोस और इनको पता लगा कि लीगल एड जो है वो फ्री अवेलेबल है। और ये भाई साहब, इनको आप मान लीजिए हेमंत कुमार हैं, जिन्होंने आके इनको बताया कि फ्री लीगल एड क्लिनिक भी है ऐसा कोई। और फिर ये राइट साइड पे आ जाइए इस फोटो में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे लोग लाइन में लग गए हैं और खुशी खुशी आके अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। ऊपर हाईलाइटेड है आर्टिकल 339A, फ्री लीगल एड फॉर दी ऑल, सबके लिए न्याय मुफ्त, इक्वल जस्टिस नो कॉस्ट। न्याय बराबर मिलेगा, कीमत कुछ नहीं पे करनी पड़ेगी। क्या सच में ऐसा है? क्या ये फैसिलिटी सबको मिलेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ दी जेंडर, कास्ट? चौंक गए खुशी से? जी हाँ दोस्तों, खुशी बरकरार रखिए। इस वीडियो के अंत तक ये सारा जान लेंगे कि अगर आपके पास वकील को हायर करने के पैसे नहीं हैं तो फ्री लीगल एड कैसे मिलेगी, कहां पे अप्लाई करना है, हेल्पलाइन नंबर भी है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों। अब आपको लेके चलता हूं एक होमवर्क क्वेश्चन पे, और उससे पहले दोस्तों से गुजारिश कर दूं कि जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे स्टडी विद हेमंत पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, थोड़ा सा आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। आज का टॉपिक है पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 10 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 36 was a homework question. Which principle among the following was added to the directive principles of the state policy by 42nd amendment to the constitution? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, ये देखिए कि ये सारी चीजें दी गई थी, बराबर काम का बराबर पैसा मिले। बी, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को मैनेज करने में वर्कर्स की भागीदारी हो। सी, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। डी, सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क टू वर्कर्स, कि मिनिमम लिविंग वेज मिले, काम चलाने लायक पैसा, ह्यूमन कंडीशन मिले, काम करने लायक जगह हो। जो दोस्त नए हैं, पहले मैं बताऊं कि प्लीज पार्ट ए पार्ट बी जरूर देख लें। पार्ट ए में पूरी डिटेल में मैंने सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं, आप क्वेश्चन से और बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। आईएएस प्री 2017 का ये क्वेश्चन था जिसका आंसर था बी, दैट इज कि वर्कर्स की पार्टिसिपेशन। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड की गई थी, बाकी भी डीपीएसपी का ही पार्ट है, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के द्वारा यही आया था। Now, question number 37 and first one of this session. Which of the following was not added to the directive principles by the 42nd Amendment of the Constitution? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा डीपीएसपी में ऐड नहीं किया गया था? ए, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एंड यूथ फ्रॉम द एक्सप्लोइटेशन, कि बच्चों को बचाया जाए एक्सप्लोइटेशन से। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये देखिए 39A जिसकी हमने बात की। सी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, 44 नंबर आर्टिकल। डी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कि वर्कर्स की पार्टिसिपेशन हो इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में, 43A आर्टिकल। साथ साथ रिवाइज करवा रहा हूं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको सब कुछ टिप्स पे है। और सी इज द आंसर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसके द्वारा नहीं आया था। बाकी सारे के सारे किसके 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड हुए हैं। 39F था कि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम, चाहे चिल्ड्रन है या यंग है, उनको एक्सप्लोइटेशन से बचाया जाए, 39F। 39A हमने कर लिया, इक्वल जस्टिस एंड इक्वल एड। 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 38, द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन टू चिल्ड्रन, विमेन, ट्राइबल, दलित्स, कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन किन लोगों को? A 1 and 2, B 1 and 3, C 1 2 3, D 2 3 4। यूपी पीसीएस 2009 का क्वेश्चन था ये, एंड इट्स आंसर इज दलित्स को छोड़ के बाकी सब सी। दलित क्यों नहीं है भाई? दलित वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इस पर्पज के लिए मेंशन नहीं है, इसीलिए दलित इज नॉट इंक्लूडेड। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन मींस जो एससी कम्युनिटी में जो भी लोग आते हैं, मेरे भाई आते हैं, उन सबके लिए प्रावधान ऑलरेडी है कि उनको एक्सप्लोइटेशन से बचाया जाए। बट इस टिपिकल क्वेश्चन में दलित वर्ड के अकॉर्डिंग बोलूं तो इसलिए क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। सो नाराज ना हो भाई, आपके लिए भी सब प्रावधान दिए गए हैं। 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी?
इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा नहीं है? ए, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, नशीले पदार्थों का प्रतिबंध लगाया गया है। बी, काउ प्रोटेक्शन, गौ माता की रक्षा। सी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की जाए, आपका वातावरण। डी, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल तक के बच्चों की फ्री एजुकेशन। एंड डी इज द आंसर। ये डीपीएसपी का हिस्सा क्यों नहीं है, अभी देख लेते हैं। 47 नंबर आर्टिकल में बोला गया है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड काउ प्रोटेक्शन ये डिस्क्राइब्ड है 47 एंड 48 रिस्पेक्टिवली। और एनिमल हस्बेंड्री भी साथ में ही है 48 में, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री हम कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। 48A में दिया गया है क्लॉज ए के अंदर कि प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इज प्रोवाइडेड। जो प्रोविजन है बच्चों की फ्री एजुकेशन का, जो 14 साल तक के बच्चे हैं, वो 45 नंबर आर्टिकल में दिया है डीपीएसपी में। लेकिन बाद में 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसको अमेंड करके ऐड कर दिया गया फंडामेंटल राइट के तौर पे अंडर आर्टिकल 21A। 21A आर्टिकल के अंडर इसे ऐड कर दिया गया एज ए फंडामेंटल राइट, इसलिए ये डीपीएसपी का हिस्सा अब नहीं है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। In which of the following the provisions for the protection and improvement of the environment and safeguarding of forest and wildlife are found in the Constitution of India? इनमें से जो प्रावधान दिए गए हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, उसको इम्प्रूव करें और सेफ गार्ड करें जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, वन जीवन है, जनजीवन है, सबको आप जो जीव जंतु हैं उनका ध्यान रखें, उनको बचाएं, उनका संरक्षण करें, ये किस में दिया गया है? ए, ओनली इन द डीपीएसपी। बी, देखिए जो नए स्टूडेंट्स हैं फिर बता दूं, डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो कंफ्यूज ना हो। बी, ओनली इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नन ऑफ द अबव। यूपीपी से 2019 का क्वेश्चन था एंड सी इज आंसर। दोनों में दिया गया है, डीपीएसपी में भी और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी। 48A में पार्ट 4 जो है डीपीएसपी का, उसके 48A आर्टिकल में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के कि प्रोविजन प्रोटेक्शन ऑफ दी, अभी हमने ऊपर कर ही लिया है ऑलरेडी, कि सेफगार्ड किया जाए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। सिमिलरली 51A एंड सब क्लॉज जी, उसमें दिया गया है इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हर एक भारतीय नागरिक की ये ड्यूटी है कि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और इससे इंप्रूव करे। इसीलिए हमें कहा जाता है एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करें, हमारे अंदर एक अवेयरनेस आए कि हम और ज़्यादा पेड़ लगाएं और बेहतर अपना एनवायरनमेंट रखें, पोल्यूशन कम से कम करें, प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें। छोटी सी सजेशन भाई, जैसे हर जगह गवर्नमेंट कहती है तो मैं तो इसे फॉलो करता हूँ स्ट्रिक्टली कि आप हमेशा अपनी बाइक में बैग में एक छोटा सा थैला रखें कपड़े का, जब भी कुछ सामान लेके आना हो तो आप प्लास्टिक को कम से कम आपको यूज़ करना पड़े। तो देखिए एजुकेशन का तभी मीनिंग है जब हम उसको रियल लाइफ में उसे यूज़ कर पाएँ, और फिर आपको एम्पावर्ड फील होता है कि यस मैंने कुछ पढ़ा और उसको कुछ गुणा, कुछ लागू किया, और नाउ माई पर्सनैलिटी इज चेंज्ड। लेट्स मूव ऑन, ज्ञान इतना ही काफ़ी है। 41 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? अब देखिए कौन सा हिस्सा नहीं है डीपीएसपी का। प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, जो भी नशीले पदार्थ हैं उसका प्रतिबंध बिल्कुल है। स्लॉटर ऑफ द काउस, इसको रोका जाए, ये भी है। गाय या उसके बछड़े, उनका स्लॉटर करना, हत्या करनी, ये भी प्रतिबंधित है भाई। सी, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, ये भी हमने कर लिया है। फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 16 ईयर्स, ये गलत हो गया, तो यही आंसर है, क्योंकि वो 14 साल तक की एज की बात हो रही थी वहाँ पे, ना कि 14 ईयर्स, और वो भी बाद में फंडामेंटल राइट में ऐड हो गए 21A के द्वारा। दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले चलते हैं उस मज़ेदार इन्फॉर्मेशन पे जिसकी हमने बात की थी, कि ये इस फोटो की हमने बात की कि अगर ऐसा हो जाए कि ये फैसिलिटीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो मेरे ख्याल से केस भी बहुत बढ़ जाएंगे, और एक फ़ायदा होगा एक नुकसान होगा। फ़ायदे भी बहुत सारे, नुकसान भी बहुत सारे। मैं एक की बात करता हूँ, जब बहुत चीज़ें ईजिली फ्री होंगी तो कोई भी पहुँच जाएगा और कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना चाहेगा। और अगर ये उसका नुकसान है तो फ़ायदा क्या है, जो लोग जेन्युइनली पीड़ित हैं और जेन्युइनली पैसे नहीं हैं वो बेचारे डरते हुए रह जाते हैं कि कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा, अन्याय को, उस जुल्म को सह लेते हैं, वो हिम्मत करेंगे आगे बढ़ने की। सो हम बात करेंगे अब इसकी कि आपके लिए क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये है, यहाँ इसे मैं रखता हूँ, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा। ये सेट्स द पॉलिसी फॉर द फ्री लीगल एड इन द इंडिया, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस इन इंडिया। भारत के जो चीफ जस्टिस हैं वो इसको हेड करते हैं, और एक अथॉरिटी है, बॉडी है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, कि ये उसकी सारी पॉलिसीज बनाती है। और जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है SLSA, आप सालसा कह लें शॉर्ट फॉर्म में, नालसा सालसा, इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज विद ईच स्टेट, हर एक स्टेट के साथ ये लागू करती हैं।
नेशनल लेवल पे नासा ने एक पॉलिसी गाइडलाइंस बना दी। अब हर एक स्टेट की वहाँ की नीड, वहाँ की पॉपुलेशन, सारी चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो उसके लिए स्टेट अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं। और एंश्योरिंग एक्सेस टू द जस्टिस फॉर द वीकर सेक्शन थ्रू फ्री लीगल एड सर्विस। लोक अदालत जो लगती हैं, कि जैसे किरण बेदी जी हैं जो फेमस फॉर्मर आईपीएस हैं, तो वो बड़ी बार लोक अदालत की जज बनी हैं, जो बहुत सारे, क्योंकि हमारी जुडिशरी पे बोझ बहुत ज़्यादा है, उतने जजेस, उतना स्टाफ नहीं है, जितने सारे केसेस, जितनी पॉपुलेशन है इंडिया में उसके हिसाब से पेंडिंग है, तो जुडिशरी ओवरबर्डन रहती है हमेशा। उसके लिए फिर जस्टिस होता है डिले। लोग उससे भी बचते हैं कि कौन कोर्ट में जाएगा, इतने इतने साल चक्कर काटते रहेंगे, चप्पलें घिस जाएंगी। तो उसके लिए लोक अदालत आती हैं। लोक अदालत के अंदर अगर आपने केस लगाया, दोनों पार्टी रजामंद अगर हैं, तब लोक अदालत में जाएगा। और एक बार लोक अदालत में केस चला गया और फिर जो फाइनल वर्डिक्ट जज साहब ने दे दिया, वो दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगा, वो मानना पड़ेगा, फिर आप पीछे नहीं हट सकते। तो इसीलिए ये एक ऑप्शन दी जाती है कि अगर आपको फास्ट ट्रैक सर्विस चाहिए, आप लोक अदालत में जा सकते हैं। और ये सारा कुछ भी एसएलएस से मैनेज करती हैं, नालसा की गाइडेंस के अंडर। एंड जो लीगल एड क्लिनिक्स हैं, ठीक है, वो सारे ऐसे बनाए जाते हैं, ऑल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट जो बना था 1987 में, तो तब ये इंप्लीमेंट किया गया इस एक्ट के द्वारा। अब इसके बारे में बात करें, इस बॉडी के द्वारा इसका रोल क्या है। एपेक्स बॉडी है, सबसे सुप्रीम बॉडी, टॉप पे, और ये सारी फॉर्मुलेट करती है पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स एंड स्कीम्स फॉर द लीगल एड नेशन वाइड। पूरे देश भर में कैसे पॉलिसीज बनानी है, कैसे लोगों की ज़रूरतें पूरी हों, उनको न्याय मिले, क्या सिद्धांत पे काम करेगी, क्या स्कीम्स लॉन्च करें, वो ये करती हैं नालसा। वो लीडरशिप जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके पैटर्न ऑन इन चीफ, जो उसको मंजूरी देते हैं, ग्रांट देते हैं कि उनकी सुपरविजन में सारा चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनते हैं। आगे चलते हैं इसके बारे में। फंक्शंस क्या हैं इसके। सारी फ्री कंपिटेंट लीगल एड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को, एंड ऑर्गेनाइज्ड लोक अदालत, पीपल कोर्ट फॉर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। लोक अदालत लगती हैं ताकि डिस्प्यूट को जल्दी से रिजॉल्व किया जा सके। कोई भी ऐसा वर्ग है, अब आपको तरीका बताता हूं। जैसे 1968 नंबर है पंजाब का, आपकी स्टेट का, ऐसे ही आप गूगल पे डाल के देख सकते हैं, फ्री लीगल एड हेल्पलाइन नंबर। अब देखिए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट, एक यहां पे पहले मैं उसी पे आ जाता हूं, फिर उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। एनीवे, शायद वो स्क्रीनशॉट मुझे निकालना भी टाइम लगेगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, दैट्स नॉट अ बिग डील। अब देखिए, जो डीएलएसए है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है ना, तो वहां पे आप जाएंगे, वहां पे जाके जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पे जाके इनका क्लिनिक बना मिलेगा, यहाँ इनका चैम्बर। तो वहां जाके आप अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे कि जी मैं गरीब हूँ, या मैं लेडी हूँ, ओल्ड एज हूँ, डिसेबल हूँ, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है। ऐसा नहीं कि आपने लगाया और इमीडिएटली आपको वकील, एडवोकेट मिल गया। वो इंक्वायर करेंगे, क्योंकि भाई इंडिया में कोई भी कानून बाद में आता है, उसका जुगाड़ पहले निकलता है कि इसका लूप होल कैसे यूज किया जाए। तो पैसा कोई नहीं निकालना चाहता भी, सब फ्री में मिल जाए। इसलिए पहले वो देखेंगे कि आप जेन्युइन नीडी हैं, क्या सच में आपके पास पैसे नहीं है, क्या ये महिला बेचारी अकेली है, इसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्या ये गरीब है, और ये पिस जाएगा अगर इसको वकील नहीं मिला। तो उसको चेक करके फिर आपको वहाँ पे लीगल तौर पे एडवोकेट मिलेंगे और आपको सर्विस देंगे। वो वहाँ पे एडवोकेट्स भी हैं, बहुत सारे फ्री वॉलंटियर्स होते हैं, कि लाइक कोई एडवोकेट्स हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कि बहुत एक्सपर्ट हैं और अपनी एक्सपर्टीज़ को वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ चैरिटी वो शेयर करना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको वहाँ पे अच्छे कॉम्पिटेंट लोग मिलते हैं, जो आपका केस फाइट करेंगे और आपको न्याय दिलवाएंगे। सो अब आगे क्विकली इसके बारे में जानकारी ले लें। ये लीडरशिप तो हमने देख ली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, और इनके फंक्शंस देख लिए। अब एसएलएसए की बात कर लें कि इनका भी फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस देनी मार्जिनलाइज लोगों को। एसएलएसए सर्विस अथॉरिटीज़ क्या हैं जो स्टेट की, वो भी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हर एक स्टेट के अंदर। नालसा की पॉलिसी और जो भी डायरेक्शंस मिलती हैं, दिशा निर्देश, उनको लागू करवाना। लीडरशिप किसकी होती है स्टेट वाले में, वो चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, मान लीजिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की, पंजाब के अंदर जो भी होंगी एसएलएसए, उसको वो देखेंगे, और पैटर्नल चीफ होंगे। फंक्शंस वही कि सारी फ्री लीगल एड देनी, चाहे वो विमेन है, पुअर है, बच्चे हैं, इन सबको मिलेगा। लोक अदालत को रन करना और एमिकेबल, मतलब एक फ्रेंडली तौर पे डिसीजन को लेके आना, ताकि दोनों पार्टी हजामंद हों और मसले सुलझें। और प्रिवेंटिव एंड स्ट्रेटेजिक लीगल एड प्रोग्राम्स रन करने,
और कैसे काम करती हैं? नालसा जो नेशनल फ्रेमवर्क बनाती है, एसएलएस से उसको एग्जीक्यूट करती हैं अपनी स्टेट्स के अंदर और एक यूनिफाइड नेटवर्क बनाती हैं मिलके, और फिर वो नेशनल टू डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल पे भी जो तालुका जो टीएलएस से भी आप कह सकते हैं, आपकी तालुका लेवल पे भी आपको मिलेंगी। तालुका लगा लीजिए, तहसील लगा लीजिए, तो वहाँ पे भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। बोथ प्रोवाइड सर्विस लाइक द लॉयर रिप्रेजेंटेशन, पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड ट्रांसलेशन फॉर दोज हु क्वालिफाई अंडर सेक्शन 12 ऑफ दैट। सेक्शन 12 के अंडर जो जो लोग इसके अंडर आते हैं, एलिजिबल हैं, उन सबको ये सारी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, जैसा मैंने आपको बताया कि वो पहले चेक करेंगे। सो दोस्तों, अब बताइए, अगर आप सच में ज़रूरतमंद हैं और ऐसे आपको जाके फैसिलिटी मिले इस फोटो को, तो आप कितना फील करेंगे कि आपके साथ भी न्याय हुआ है। सो दोस्तों, ये कैसी लगी एक मज़ेदार इन्फॉर्मेशन, और सच में आप एम्पावर्ड फील कर रहे हैं इसके बाद, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर दें, मुझे भी थोड़ा हौसला मिले आगे बढ़ने के लिए, ऐसी ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँ। अब वापस चलते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन पे। होमवर्क क्वेश्चन बाद में दूंगा, पहले अभी कुछ क्वेश्चन और हैं दोस्तों, फटाफट आगे चलते हैं। हाउ आर द क्वेश्चन नंबर 42, हाउ आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स? ए, फॉर्मर इज फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड लेटर इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए। लेट्स सी। फॉर्मर इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर एज लेटर इज नॉट। कि डीपीएसपी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और जबकि फंडामेंटल राइट्स नहीं है, क्या ऐसा है? और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सिएबल वेयर फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड। तो सही पूछा गया था, हाउ आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डिफरेंट फ्रॉम दिस, और यही इसका आंसर है कि कैसे डिफरेंट है। ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि यही चीज़ है कि ये वो नॉन जस्टिसेबल हैं डीपीएसपी, जो हमने बड़ी बार करवा चुका हूं मैं इन पुराने वीडियोस में, कि इनको कोर्ट में अगर इनका हनन होता है या मतलब गवर्नमेंट इनको लागू नहीं करती, आप कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो आप इनको कोर्ट में जाके एनफोर्स करवा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंडर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। सो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या हाई कोर्ट के पास दायरा बड़ा है रिट्स के लिए या सुप्रीम कोर्ट के पास दायरा बड़ा है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, पता लगेगा कि तैयारी कहाँ खड़ी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? डीपीएसपी में क्या इंक्लूडेड है? वन, प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। की जो ट्रैफिकिंग है, जबरदस्ती बंदी बना के किडनैप करके लेके जाया जाता है ह्यूमन बींग्स को, उसका प्रतिबंध। और फोर्स लेबर, जो बंधुआ मजदूर जबरदस्ती लेबर करवाई जाती है, क्या ये डीपीएसपी का हिस्सा है? टू, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पजेज ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। जो भी नशीले पदार्थ हैं, ड्रग्स हैं जो सेहत के लिए हानिकारक हैं, वो आप मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, यही एक्सेप्शन है अवेलेबल, वैसे वो प्रतिबंधित हैं। क्या ये है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। जो आपके सामने ऑप्शंस हैं, 1, देन 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, डी नाइदर 1 एंड 2। आईएएस प्री 2008 का क्वेश्चन था भाई, एंड बी इज आंसर 2, क्योंकि 1 है जो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, और ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ कि आर्टिकल 47 की डीपीएसपी में दिया गया है कि ये नशीले पदार्थों का प्रतिबंधित है एक्सेप्ट मेडिसिनल पर्पजेस। और 23(1) जो आर्टिकल दिया है उसमें दिया गया है ट्रैफिकिंग रोकी गई है ह्यूमन बींग्स की, और फोर्स लेबर 24 में कि कोई भी आपको एक्सप्लोइटेशन नहीं होगी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन के अंडर ये दोनों आर्टिकल आते हैं, 23 और 24। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर क्या है? जस्टिफिएबल है, नॉन जस्टिफिएबल है, सी रिजिड है, डी फ्लेक्सिबल है। एंड आंसर इज बी, एमपीपीसी 2013 का क्वेश्चन, एंड सबको अच्छे से पता है कि भाई नॉन जस्टिफिएबल है, कोर्ट में आप नहीं जा सकते लागू करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, कंसिडर दी फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनको कंसिडर करें फिर आंसर दें। 1, सिक्योरिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया, कि सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। 2, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत का गठन हो। सी 3, प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो सूती कपड़ा या ये उद्योग है रूरल एरियाज में, इनका बढ़ावा मिले कॉटेज इंडस्ट्रीज को। 4, सिक्योरिंग फॉर ऑल वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, कि जो भी वर्कर्स हैं उनको रीजनेबल लेजर मिले, मतलब ठीक ठाक उनको आराम मिले, और सांस्कृतिक कुछ मौके मिले कल्चर के। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल्स को कौन सी स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट करती हैं डीपीएसपी में? गांधीयन प्रिंसिपल जैसा मैंने बताया था, सोशलिस्टिक हैं कुछ प्रिंसिपल्स, 3 भागों में डीपीएसपी को बांटा गया, रिवाइज करवा दूं क्विकली। फिर गांधीयन प्रिंसिपल से 2, थर्ड वन इज द लिबरल एंड इंटेलेक्चुअलिस्टिक।
and A is 1 2 4, B 2 and 3, C 1 3 4, D 1 2 3 4. IS प्री 2012 का क्वेश्चन एंड आंसर इज बी 2 and 3. 2 and 3 और स्टेटमेंट्स दोबारा देख लीजिए, यही थी कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले, एक तो ये है, और विलेज पंचायत का गठन हो। बाकी जो पहली और फोर्थ ये गांधीयन प्रिंसिपल में नहीं आती। आर्टिकल 40, 47, 48 ये बेस्ड है गांधीयन प्रिंसिपल्स पे। आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत, 47 में कि न्यूट्रिशन का लेवल रेस किया जाए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए और पब्लिक की हेल्थ इंप्रूव की जाए और टॉक्सिकेटिंग जो भी पदार्थ हैं, जैसा बताया इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं, उनको रोका जाए। और आर्टिकल 48 है प्रिवेंशन ऑफ द काउ स्लॉटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, गो हत्या को रोका जाए और कृषि, खेतीबाड़ी और एनिमल हस्बेंड्री इनको बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? ए, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, कि स्टेट कोशिश करे इम्प्रूव करने की एनवायरनमेंट को, ये ऑलरेडी किया है हमने ये सब। बी, द स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी टू एनी पर्सन बिफोर द लॉ, लॉ के आगे सब बराबर हों, स्टेट ये मौका मना ना करे सबको, किसी को भी। सी, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट भेदभाव ना करे किसी भी आदमी से, किन ग्राउंड्स पे, किन आधार पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ। डी, अनटचेबिलिटी एनफोर्समेंट, अस्पृश्यता को खत्म करे और उसको लागू करे। दोस्तों, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन एंड आंसर मुझे 100% पता है कि जो स्टूडेंट्स टच में हैं बिल्कुल पता होगा। इसके बाद सिर्फ एक लास्ट वीडियो रहेगी एंड वी विल फिनिश द टॉपिक। सो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? प्लीज़ आपकी फीडबैक ज़रूर दें और दोस्तों से शेयर करें, थोड़ा सा आगे बढ़ने में मुझे हेल्प करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।